सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट था, जो मुसाविदा था, वो आज सेनेट में पेश कर दिया गया। और आज सुबह चूँकि वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं है, बाकू में हैं, तो उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए काबीना के इजलास की क़यादत की और पहले ये मुसाविदा काबीना के इजलास में मंजूर हुआ। उसके बाद उसको आज सेनेट में पेश कर दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उसको ना सिर्फ पेश किया बल्कि उसकी डिटेल्स भी पूरी सेनेट को बताया। उसके बाद जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में पीटीआई के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने उस पर यह उनकी रिकमेंडेशन ज़रूर थी कि इसको कमेटी में भेजने से पहले या भेजने के बजाय इसी को कमेटी समझा जाए, सेनेट के इजलास को सेनेट को, और यहीं पर बहस कराई जाए। जो मेन चीज़ें थी जिसमें पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन हमें देखने को हमें मिली थी, जिसमें बार बार ये चीज़ हो रही थी कि शायद 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, वो चीज़ें तो हमें इस हवाले से नज़र नहीं आई। जो असल इस्लाहात थी या जो अमेंडमेंट्स बेसिकली थी, वो तो या तो आर्टिकल 243 या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से थी और जजेस की पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स के हवाले से थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो जजेस के हवाले से, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है, 26वीं तरमीम में भी ये रिकमेंडेशन थी, लेकिन उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों ने उस वक्त इस पर तस्लीम नहीं किया था और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान यानी JUI की ज़रूरत भी थी, तो उस वक्त ये बेंच बना दिया गया था, एक आइनी बेंच। लेकिन अब फुल कोर्ट यानी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। 27वीं आइनी मुसव्वदे में या तरमीमी बिल में मज़ीद क्या है वो मैं आपसे ज़रूर उसकी सीधा बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़रा कोई अपने नाजरीन के सामने उसके अहम नुकात हम रखते चलें। जो आइनी तरमीम के मुसव्वदे 48 आर्टिकल में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई हैं। वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की हद 3 साल होगी और वफाकी आइनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आइनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने, आइनी तशरी और बुनियादी हुकूक़ से मुतालिक मुकदमात का दायरा इख्तियार हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी अस खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। आइनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलें और अमूमी मुकदमात की अदालत रह जाएगी। वफाकी आइनी अदालत के फैसले का इत्तला पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा और सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इत्तला वफाकी आइनी अदालत पर नहीं होगा। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर तस्वुर किया जाएगा और इसी तरह वफाकी आइनी अदालत का जज बनने से इनकार पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतालिका जज रिटायर ही तस्वुर होगा। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आज बात का आगाज़ करते हैं हसन रज़ा पाशा साहब। हसन रज़ा पाशा साहब, ये जो तमाम तजावीज़ आई हैं इस मुसव्वदे में यानी आइनी तरमीम में 27वीं आइनी तरमीम में, इससे इंसाफ की फरहमी आसान हुई है, मुश्किल हुई है, इंसाफ के लिए बेहतरी है या मुश्किलात हैं आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो आइनी अदालत का अलग क़याम का ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आइनी बेंच का जो तजर्बा 26वीं तरमीम के तहत किया गया, उस हवाले से जो बाकी मुकदमात की डिस्पोज़ल है आम आदमी के केसेस की, चाहे वो क्रिमिनल हैं, चाहे सिविल हैं, चाहे सर्विस मैटर्स हैं, उनकी सुनवाई बहुत जल्दी हो रही है। और अगर आप डाटा निकलवा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि आइनी बेंच बनने के बाद आम लोगों के केसेस ज़्यादा डिस्पोज ऑफ हुए हैं, फैसला हुए हैं उनका, और आइनी बेंच ने इलादा काम किया है। अब चूँकि आइनी बेंच का तजर्बा तो हो गया है,
उसके जो सीनियर जज हैं, सीनियर तरीन जज आइनी अदालत के, वो भी इसी तरह जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं। तो अगर आइनी अदालत बन भी जाए तो कोई मजायका नहीं है, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंस उनकी हो जाएगी कि ये एक इमेज जाएगा कि आइनी अदालत एक इंडिपेंडेंट है। अगरचे इस पे एतराज़ आएगा कि चूँकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त फॉर्मेशन है उसके तहत वो इंडिपेंडेंट जजेस नहीं लगा रहे, तो मैं उसका एक जवाब ज़रूर है कि अगर इस वक्त जजेस की जो आपस में बाइफर्केशन है उसको कतई नज़र रख के अगर आइंदा आने वाले सालों में वो जजेस सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो डोमिनेट करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई ये हो। हाँ, वक्ती तौर पे ये ज़रूर है, एतराज़ किसी हद तक बजा होगा कि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ जजेस जो हैं वो एग्जेक्टिव साइड पे भी अपना वोट दे रहे हैं या एग्जेक्टिव उनके पलड़े में जा रही है। तो ये तासुर बन रहा है कि जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन ठीक नहीं है, इसलिए आज़ाद अदलिया वो वजूद में नहीं आएगी। लेकिन अगर ये तासुर दुरुस्त है आपकी नज़र में? वक्ती तौर पे टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 18वीं तरमीम से पहले का देखें तो उसमें तो जजेस तैनात ही एग्जेक्टिव करती थी, सिर्फ वो गवर्नर की समरी जाती थी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर देता था। तो ये तो अब बिल्कुल जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 4 सीनियर जजेस हैं, एक रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, फिर बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं मुतलका हाई अब सूबाई बार कौंसिल के भी और पाकिस्तान बार कौंसिल के। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल या सूबाई बार कौंसिल का भी मेंबर वो दूसरी साइड पे टिल्ट कर जाता है तो उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। इस वक्त तादाद इस साइड पे ज्यादा है, तो कहा जा रहा है कि ये मुनासिब नहीं है। इस साइड से मतलब हुकूमती इस वक्त हुकूमती साइड पे ज्यादा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये गैर मुनासिब है। अगर फर्ज कर लें कि ये दोनों पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं वो दूसरी साइड पे टिल्ट कर जाएं तो उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वक्ती फॉर्मेशन है उससे आप ये अंदाजा न लगाएं कि ये गलत है या सही है। इसमें मेरा ख्याल है कि इसको मौका देना चाहिए और बनना चाहिए। आम जजेस बन रहे हैं, किसी बड़े चैम्बर से नहीं बन रहे। आम लोग जो हैं, आम वकील जिनका कोई ना वो जजेस सन है ना जजेस सन इन लॉ है ना किसी बड़े चैम्बर से है, वो लोग जजेस एलिवेट हो रहे हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, एक्चुअली इससे पहले कि मैं ज़ुबैरी साहब की तरफ जाऊँ, राना सनाउल्लाह साहब से किसी प्रोग्राम में सवाल हुआ कि जी अगर एक जज को ये पता होगा कि मेरी ट्रांसफ़र, मेरी पोस्टिंग या इवन मेरी इसका ख़ात्मा, यानी अगर मैं जाना चाहूँ या नहीं वो करना चाहूँ, वो हुकूमत के रिस्पोजल पर होगा तो वो क्या इंसाफ करेगा? तो राना राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि जिस जज को अपनी नौकरी की और अपनी ट्रांसफ़र की और अपनी पोस्टिंग की परवाह है तो फिर वो जज ही क्या हुआ। तो ये बड़े मज़े का खेज बात है ना, कि मतलब फिर आप कह रहे हैं कि फिर वो जज ही क्या हुआ, नौकरी की और अपनी पोस्टिंग की किसको परवाह, जाहिर सी बात है नहीं होती। बट एनीवेज आबिद ज़ुबैरी साहब, चूँकि ये खदशा था कि आप बात यहाँ से शुरू करेंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है वो फिलवक्त अभी की अगर हम बात करें जिस तरह से पाशा साहब फरमा रहे कि वो जारी है हुकूमत के पलड़े में, ज़्यादा वेट है उसका, तो फिर शायद इस पर एतराज़ हो, वो भी वक्ती है। हाँ, उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा कोई और एतराज़ है आपका? देखिए, ये बड़ा आसान होता है पाशा साहब के लिए कह देना कि जी आज पलड़ा उनका बहाल हो। ये अच्छे से जानते हैं कि क्यों उनका पलड़ा बहाल हुई। मैं बार काउंसिल सोशल बार काउंसिल के मेंबरान भी इस वक्त एग्जेक्टिव के साथ हैं, उनके हम ख्याल हैं। और जो एक और लोग भी एग्जेक्टिव के इसके अंदर शामिल है, जिसमें लॉ मिनिस्टर होता है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर हैं हमारे, और जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भी हुकूमत वक्त का नुमाइंदा होता है, तो वो भी सारे इनके साथ हैं। जजेस माइनॉरिटी में रह गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड हैं उन्होंने हमेशा एग्जेक्टिव का साथ दिया हर अपॉइंटमेंट में। पाशा साहब का ये कह देना कि जी वो पहले चेम्बरों से अपॉइंट होते थे, तो पाशा साहब आप भी जब वो सिस्टम था आप भी जज अपॉइंट हुए थे हाई कोर्ट के,
तो प्लीज उस वक्त आपके बारे में इसीलिए कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन आप वो कह रहे हैं इसीलिए कंफर्म की मुझे नहीं मतलब नहीं देखे कंफर्म की वजूहात मुझे नहीं मालूम है, वो इनको मालूम होंगी या जजों को मालूम होगी, लेकिन अपॉइंट तो हुए ना ये कि ये तो किसी के चेंबर के नहीं थे। ये कह देना कि चीज चेंबर आसान है। अभी भी मैं बताऊं, आप गिनवा दूं लोगों को कौन किसके चेंबर से अपॉइंट हो रहे हैं। पाशा साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ मैं कहना नहीं चाहता टीवी के ऊपर अब किन चेंबरों के लोग अपॉइंट हो रहे हैं। हाँ। जी मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए वक्त लोग शख्सियात बदल जाते, शक्लें बदल जाती हैं, हो वही रहा है जो पहले। जुडिशल कमीशन देखिए तो आज 21वीं तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट एक्स सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट होता था उसने एक फैसला दिया 17 जजों ने फुल कोर्ट ने कि जुडिशल कमीशन की कभी तश्कील नौ इस तरह से नहीं होगी कि आप जुडिशरी को माइनॉरिटी में कर देंगे। यही करा उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। फिर देखिए सारा झगड़ा ही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। देखिए आपको जजेस अपॉइंट करने होते हैं मेरिट के ऊपर, और इनकी बार काउंसिल के मेंबर है, मैं भी हूँ। हमारा रूल 165 कहता है कि वकील का हक, वकील के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर गलत जज अपॉइंट हुए तो वो प्रोटेस्ट करे। आप पूरी रूल 165 पढ़ लें। बार काउंसिल के ये भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ इस वक्त। तो देखिए अपॉइंटमेंट के बाद फिर जजों की पहले 26वीं तरमीम में उनको बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेट की तरह कर दिया कि जिसकी एनुअल रिपोर्ट लिखी जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज की, जैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लिखी जाती है कि वो उनकी हर हाई कोर्ट के जज की देखा जाएगा हर साल के कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो किस तरह से काम कर रहा है। वो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आजाद अदलिया के लिए जरूरी होती है वो होती है कि विदाउट फेयर एंड फेवर वो फैसला कर सके। जुबैरी साहब ये जो आप बात करें ना कि उनकी रिपोर्ट्स लिखी जाएगी या इवेल्युएट किया जाएगा, उनको परफॉर्म वो कैसा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है इसमें तो कोई देयर इज नो हार्म, देयर शुड बी नो हार्म। बिल्कुल है, बिल्कुल हार्म ये होता है कि आपको अगर जज सही काम नहीं कर रहा तो आप उसको रिमूव करें आर्टिकल 209 के तहत। ये आपके पास पावर होती है। लेकिन ये कोई वो थोड़ी है कि उसको परफॉर्मेंस, जब भी तो एक साल कच्चा जज रखा जाता है तो उसकी कंफर्मेशन के वो देखते हैं कि उस साल उसने कैसा परफॉर्म किया। देखें ये मैं आपको क्या बताऊं इन चीजों को। दूसरी बात सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी वो घर चला जाए। बड़ा आसान तरीका होता है, एक वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, अगर वकील वकालत से आ रही है उसको छोड़ के आता है और जज बनता है, आज उससे कह रहे हैं आपको ट्रांसफर कर देंगे, अगर आपने नहीं माना प्राइम मिनिस्टर साहब का उसमें दखल नहीं होगा, थैंक यू वेरी मच, दखल नहीं होगा। पहले चीफ जस्टिस का दखल होता था और उस आदमी का होता था। आज आप देखिए सबसे पहले जो ये तलवार गिरेगी, आप देखिएगा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जिन्होंने गलती की ये बता के कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये कह देना बड़ा आसान है। हमें तो बताया गया था, ट्वीट आई थी कि जी उसमें एनएफसी भी होगा, ये भी होगा, वो भी। मकसद ये था कि जुडिशरी को बिल्कुल ही तबाह कर दो। आज एग्जीक्यूटिव का टोटल कंट्रोल हो गया, जिस तरह से पार्लियामेंट पे और एग्जीक्यूटिव पे, जैसे पार्लियामेंट पे उसमें आर्टिकल 243 का अमेंडमेंट के बाद पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी थी, पीपल्स पार्टी नहीं मानी तो जाहिर सी बात है दीगर तरमीम नहीं आई, चाहे वो एनएफसी वाली हो। मुझे नहीं मालूम कि वो उसकी वजह थी। मेन ये मकसद जुडिशरी को सरनिगू करना था, वो आज उनको बिल्कुल कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 189 के तहत उनके डिसीजन बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हसन रज़ा पाशा साहब, अब ज़रा इस पर आप मुख्तसर से रोशनी डाल दें जो बातें ज़ुबैरी साहब ने की हैं कि जब आप एग्जीक्यूटिव के ताबे होंगे इस तरह कि जी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप किसी केस को सुन रहे हैं, वो अंजाम तक नहीं पहुंचा और अगर किसी को खदशा है कि हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा या जो हमें पसंद नहीं आएगा तो आप उस जज का ट्रांसफ़र कर दें, और ट्रांसफ़र अगर जज ना माने तो वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। ये दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखिए बात ये है कि मैंने फिर एक दफ़ा ये दोहरा रहा हूँ बात कि 18वीं तरमीम से पहले क्या मैकेनिज्म था जज बनाने का, वो एग्जीक्यूटिव ही रखती थी। मेरे भाई इस बात की तायीद करेंगे। तो क्या नहीं सर 96 के बाद ये नहीं था, 96 के बाद जजमेंट के बाद ये नहीं था। मेरी अच्छा चलिए हो सकता है पहले हो, लेकिन क्या ये बेहतर है? क्या नहीं और क्या उसमें उस लॉट में अजीम जजेस नहीं आए? क्या उस लॉट में हमने उन जजेस की बहाली के लिए तहरीकें नहीं चलाई? वही लोग जो गवर्नर की समरी से बने हैं, ठीक है, क्या उन लोगों में पीसीओ के तहत हलफ ना उठाने वाले जजेस शामिल नहीं थे? क्या उन जजेस में लैंडमार्क जजमेंट्स देने वाले जजेस नहीं थे? ठीक है, क्या उन जजेस में वो नहीं थे जिन्होंने किसी भी मार्शल लॉ के खिलाफ जो है वो अपनी पाशा साहब, मैं थोड़ा सा चीजों को समेट रही हूँ, समेटते हुए सवाल ये कर रही हूँ आपसे कि जो वो 184(3 है, जो 100 वोटों का इख्तियार वापस लेने वाली बात है, क्या उसके इंटेंशंस वाकई सिर्फ यही हैं कि किसी इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर ना भेजा जाए, किसी के कहीं हॉस्पिटल में इधर उधर छापे ना मारे जाए वगैरह वगैरह?
या ये फ़ायदेमंद वाकई नहीं था, गलत इस्तेमाल नहीं होता था? मैं अर्ज करता हूँ, सुओ मोटो का जहाँ तक ताल्लुक है, जिस तरीके से पिछले कुछ दहाइयों से बेदरेक तरीके से इस्तेमाल होता रहा, और उसके प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट इंस्टेंस में किसी सिविल जज क्लास 3 के पास केस लगना था या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास लगना था, वो सुओ मोटो में उठा के आपने ले लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके सारे जो भी एग्रीव्ड पार्टी है किसी के हक में गया या किसी के खिलाफ गया, राइट फ्रॉम द बॉटम, यानी कि मैजिस्ट्रेट, फिर एपेलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आपने उनके तमाम जो फोरम्स हैं उन पे जाने का रास्ता बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट इंस्टेंस में एक वर्डिक्ट आ गया। तो ये चीजें बहरहाल जहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ थी वहाँ पे कुछ नेगेटिव पहलू भी थे, और नेगेटिव पहलू शायद ज्यादा थे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर अभी जो बिल्कुल, मैं देखिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बेदरेक इस्तेमाल गलत हुआ सुओ मोटो का, और उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, छोटे मोटे इश्यूज पे भी जिस तरह हुआ, जैसे आप कभी किसी की नहीं जो भी चले वो रिकॉर्ड देखे, जो दो केसेस जिससे बहुत नुकसान हुआ हमारे मुल्क का, मैं समझता हूँ, एक वो स्टील मिल का केस था और एक वो रेकोडिक का जो केस था जिसमें हमें बहुत बड़ी पेनल्टी मिली। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है एक चीफ जस्टिस साहब ने ये कर दिया तो आप उसको सिस्टम को ही रैप अप कर दें, अब पार्लियामेंट को अपने नीचे कर दें। 184(3) के खात्मे के हक में है जुबैरी साहब? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहता था सुप्रीम को, अब तो खैर मुझे नहीं पता, सुप्रीम अब तो फेडरल कोर्ट के पास होनी चाहिए थी पावर। देखिए उसको आपने उसको पहले 26वीं तरमीम में एक आपने कर दिया था कि आप सुओ मोटो नहीं ले सकें, किसी की एप्लीकेशन पे आप ले सकेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप देखें, आप देखें अगर आपका मकसद इस्लाहत करना है उसमें किसी को कोई वो नहीं होता, लेकिन एक अगर आपका मकसद उसको कंट्रोल करना है, अपनी मर्जी के फैसले लेने हैं, अपनी मर्जी के, अब देखते हैं, अभी देख लेंगे, अभी फेडरल कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस उससे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के उस पे होंगे, देखें किसको बनाते हैं चीफ जस्टिस को, रिटायर्ड जज को भी बना सकते हैं किसको, और जिस तरह के वहां अपॉइंटमेंट होंगे क्या उसमें तो अब वकील भी अपॉइंट होता है, और हाई कोर्ट का एक जज जो सिर्फ 7 साल उसकी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है वो भी अपॉइंट हो सकता है। अब ये इसके अंडर देख लें हम अभी मेरे ख्याल है अभी तो ये बहस का आगाज है, अभी तो ये बहस का आगाज है, फिर सेनेट होगा, उसके बाद कायमा कमेटी में जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये कहीं कुछ नहीं होगा, जिस तरह से आया है इसी तरह से पास हो जाएगा। है ना, हुकूमत के पास अददी बढ़तरी है, जो मैजिक नंबर्स हैं वो भी देखिए माशाल्लाह से, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मरून मिन्नत है जो नॉन रिजर्व सीट्स में जो उनको सीटें दी गई। जी चले, बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपका भी हसन रज़ा पाशरी। लेकिन बहरहाल ये भी आगाज़ है, और बात इस हद तक ठीक है कि जब अददी नंबर आपको हासिल हैं, जो मैजिक नंबर है वो गवर्नमेंट के पास है, और इसीलिए उनको ना JUIF की इस दफ़ा वो मिन्नतें तरले करनी पड़ी, और इसी तरह से बहस होगी कायमा कमेटी, फिर नेशनल असम्बली, और बहरहाल ये तरमीम कानून का हिस्सा बन जाएंगी, आइन का हिस्सा बेसिकली बन जाएंगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वो जो हम एक सुन रहे थे NFC अवार्ड, फिर सूबों की बात, फिर उसके अलावा जो डिवॉल्व हो गई थी हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसकी वापसी वो कहाँ गई, क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने उसको वापस ले लिया? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नय्यर बुखारी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी साहब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नय्यर हुसैन बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बुखारी साहब, आज फाइनली 27वें आईनी तरमीम का मुसव्वदा जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया काबीना से मंजूरी के बाद, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट करके कौम को आगाह किया था कि उनसे हिमायत तलब की गई है वज़ीर आज़म उनकी टीम की जानिब से, उसमें कई चीज़ों का जिक्र था, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के राइट्स थे उसका भी जिक्र था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर NFC उसका भी जिक्र था, फिर रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन उसका भी जिक्र था, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका भी जिक्र था, उसके अलावा आर्टिकल 243 और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स, ये दो तो रह गई, बाकी किधर गए सर? मेरा ख्याल है आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो 2 दिन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते रहे, जो प्रपोज अमेंडमेंट थी और उस पर हमारी पार्टी में PCC में डेलीब्रेशन थी, और जिन पे हमारा जो कंसेप्ट बता दिया कि इन आर्टिकल
जो हम सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट बिल में लाना चाहती है, तो ऑब्वियसली वही आर्टिकल्स लेके आए हैं। क्योंकि आप ये समझें कि अगर पीपल्स पार्टी का किसी डिसएग्रीमेंट था तो वो तो फिर आर्टिकल अमेंड ना हो सकता, ये कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी और पीपल्स पार्टी 2/3 मेजोरिटी न देती कोर्ट से, तो फिर वो बिल नहीं बनता। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जिनके कंसेंसस आ गया दोनों जमातों बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो एनएफसी के हवाले से बात थी या रिटर्न ऑफ एजुकेशन पॉपुलेशन और जो प्लानिंग थी, वो तो समझ आता है कि पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर एक तो 18वीं तरमीम एक तो इम्तियाज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक बहुत बड़ा क्रेडिट, तो उनकी रेड लाइन भी है। बट एज़ फार एज सम अदर थिंग्स आर कंसर्न, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो तरीक़ेकार उसमें बताया गया था, उस पर पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो पावर्स थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रिस्टोर करने की? देखिए, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला इश्यू है, आज अगर आप आर्टिकल 170 को पढ़ेंगे, इसमें तो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि प्रोग्रेसिवली हम जुडिशरी को अलग करेंगे एग्जीक्यूटिव से, और प्रोग्रेसिवली उसके लिए टाइम फ्रेम 3 ईयर्स दिया, फिर 6th अमेंडमेंट के जरिए उसको 5 ईयर्स किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रही, ताकि हमें जो 5 ईयर्स का जो टाइम फ्रेम दिया था उससे हम कर लेते। फिर मार्शल लॉ लग गया और फिर उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नीचे में 14 साल हो गए। तो फिर ये पिटीशन मूव हुई सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी। तो इस पर तो हमारा मौका बड़े वाज़ेह था कि डे 1 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगोरिकली भी था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग स्टेट ऑर्गन हो गए। ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट थी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी हमारी डिस्कशन हुई, लेकिन हम इस बात को तो उम्मीद करें आगे हो जाएगी। जो बातें हो रही है कि 28वीं तरमीम भी आनी है, तो ये मामला क्या उसके लिए उठा रखे हैं? नहीं, उस बात यह है कि फिर जिससे जिन आर्टिकल से कंसेंसस होगा, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली वही आर्टिकल जो है ना उनकी अमेंडमेंट होगी। अब उस पर देखेंगे कि शॉर्ट कमिंग तो है आर्टिकल 213 में कि उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर्स हैं, वो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन 3 नाम से एग्री करके पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये कि बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने खत भी लिखा लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आए मुशावरत करें, तो वो पीटीआई के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो मुशावरत के लिए नहीं गए। टर्नर ख़त्म हुआ जनवरी का, और गालिबन उस वक्त से गवर्नमेंट उनको परस्यू करती थी, परसेज करती थी, वो न आए। लेकिन वो ऐसा था, उसका कोई हाल तो था नहीं, आपस में मीटिंग नहीं करते तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमने डिस्कस किया उसको कि डिसएग्रीमेंट की सूरत में फिर ये था कि दोनों लीडर ऑफ हाउस की लीडर ऑफ अपोजिशन की 3 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को देखें, और वो प्रोसेस भी नहीं शुरू हो सका। उस प्रोसेस की जानिब अपोजिशन आई ही नहीं, ना वो 3 नाम देने को तैयार थी। तो इसके लिए तो फिर एक नया आपको मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि अगर एलिमेंट हो जाए अपोजिशन तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। इससे इतनी जल्दी मोर, ताकि फिर हम जब अमेंड करें तो ये जो शॉर्ट कमिंग नजर आई आज हमें वो आने सर अभी निशानदेही की गई कि अपोजिशन लीडर्स की सीट खाली है, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो। ये कोई अच्छी रिवायत है? नाम रिकमेंडेशन आ गई हैं अपोजिशन की जानिब से, लेकिन उनको नहीं किया जा रहा। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है सर? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ अपोजिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हमें समझते हैं कि ये जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी कि जो अपोजिशन बेंचेस की मेजोरिटी जिसको सपोर्ट करेंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन। आपको याद होगा कि 2003 वाली असेंबली में
मैं भी उस वक्त नेशनल असेंबली में था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का राइट बनता था हमारी जमात का, लेकिन इस वक्त स्पीकर ने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके मौलाना फजल रहमान साहब के लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। स्ट्रेंथ वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा थी और एनडी जो थी वो भी हमारे साथ थी, तो 16-17 मेंबर्स उनके थे, लेकिन स्पीकर ने अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल की। उसके बाद फिर रूल्स अमेंडमेंट करने पड़े, सेनेट के रूल्स भी और नेशनल असेंबली के भी, और उनमें वाज़ेह तौर पर यह बात आई कि जो अपोजिशन बेंचेस की मेजोरिटी जिसको नॉमिनेट करेगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अभी इन्होंने मेरा ख्याल है बड़ी रिलेटेड के नाम दिए हैं, उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है, और वो काम चेयरमैन सेनेट का और स्पीकर का है कि हम समझते हैं कि वो स्क्रूटनी करके तो वो इसको बिल्कुल फाइनलाइज जरूर करेंगे, तो स्क्रूटनी भी तो जरूरी है। सर वैसे ये स्क्रूटनी मामूल का हिस्सा है, होती है इस तरह स्पीकर की? होती है, बिल्कुल होती है। मैंने खुद जब मैं चेयरमैन सेनेट था तो वक्त भी जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन मौलाना अब्दुल रसूल हैदरी साहब को बनाया गया, और उस वक्त इफाक डार साहब भी कंटेंडर थे। आई हैड टू एग्जामिन स्ट्रेंथ जो कि अपोजिशन की कौन सी स्ट्रेंथ किसकी फेवर में थी और किसको सर एमक्यू पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को एक बिल, उन्होंने कहा कि हमारा एक बिल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको उसकी भी कानून साजी बाकायदा तौर पे करें, और आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि हम इसको भी बहस का हिस्सा बनाएंगे। और ये मेरा ख्याल है 26 आईनी तरमीम के वक्त भी उस वक्त एमक्यू ने ये बात की थी और अब भी दोबारा की है। उनका कहना था कि आइन का जो आर्टिकल 140 है उसमें तरमीम कर का मुतालबा किया है, बल्दियाती इदारों को ज़्यादा से ज़्यादा आइनी और माली इख्तियार देने की सिफारिश की है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर उनकी भी हुकूमत ख़त्म होने की फौरी बाद इलेक्शंस कराएं और असेंबलीज़ की मुद्दत 4 साल कर दें। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी इस पर? पीपल्स पार्टी को कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए जी, ये कोई रूटीन मैटर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, दिस इज़ नॉट अ रूटीन मैटर। और जो वो प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं उनको समझ आनी चाहिए कि आइन की किसी भी शिक को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 15-16 मेंबरों से बैठ के या कम मेंबरों से बैठ के तो वो उनकी डिज़ायर के मुताबिक अमेंडमेंट तो नहीं होगी। अमेंडमेंट वो होगी जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं या अपोजिशन में भी है, उनका कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। इसीलिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, 2/3 मेजॉरिटी रखी गई थी। ये डे टू डे अफेयर की तरह और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसकी तरह ये पास नहीं होती, तो इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रखी गई थी 2/3 की। तो उस पर बातचीत अगर वो करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने बात की है, तो लेट दैट गवर्नमेंट टॉक टू माय पार्टी आल्सो इस इशू पे। अच्छा, हमारे साथ तो बात इस इशू पे नहीं की। अगर बहस होगी तो हम ये उम्मीद करें कि पीपल्स पार्टी इससे कन्विंस होगी, राजी होगी। देख रहे, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जब वो कोई कंक्रीट शेप हमारे सामने आएगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसकी, तो उसको फिर हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जामिन करेगी, हमारी सीसी एग्जामिन करेगी, और फिर जो नेशनल इंटरेस्ट में बात होगी हम उसको करेंगे। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो सर आखिरी सवाल ये है कि जो तरमीमी जो मुसविदा आया है जिसमें जजेस की ट्रांसफर्स वगैरह के हवाले से बात है, तो उसमें तो अब बड़ा कैटेगोरिकली ये हो गया है कि मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इस फॉर्मेशन है, एक तो वो लोग कह रहे हैं कि वो डेफिनेटली वो हुकूमत के हक़ में है, तो यानी ये कि जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट कि ये एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल पे होंगे, वो चाहेंगे उनकी पसंद की फैसले होंगे तो वो रहेंगे, नहीं होंगे तो तबादले होंगे, और तबादलों पे अगर उनकी राय नहीं शामिल हुई तो वो रिटायर तस्वुर होंगे। इसको अदालत की आज़ादी पे एक सल्ब कुछ लोगों का कहना है कि इसको तस्वुर किया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, 18th अमेंडमेंट से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट किसके पास थी? एग्जीक्यूटिव्स। उसके वक्त भी अपॉइंटमेंट तो 18th अमेंडमेंट से पहले जेसीबी के पास इख्तियार तो नहीं था।
वो तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कंसर्न, गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। तो वो गवर्नर भी तो गवर्नमेंट का होता था, प्रेसिडेंट भी गवर्नमेंट का होता था। अपॉइंटमेंट और चीफ जस्टिस भी फिगर करते थे वहाँ पे। लेकिन एक नया प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया 175A के नीचे। अब उसमें भी फिर माजी की जुडिशरी ने पार्लियामेंट्री जो कमेटी और जजेस अपॉइंटमेंट थी उसको बड़ा इनफेक्टिव कर दिया, एक जजमेंट के ज़रिए टुटलेस कर दिया, उनका रोल कोई नहीं रहा। तो अब तो बड़ा इफेक्टिव रोल होगा। और ट्रांसफ़र वाला जो केस था वो भी आर्टिकल 200 के नीचे प्रेसिडेंट का इख्तियार था, प्रेरोगेटिव था। उसमें एक बिल्कुल वो कंसेंट वाली बात ज़रूर थी। लेकिन अभी जो इंडक्शन की गई है इस बात की, क्योंकि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया और उसमें हेल्ड हो गया कि जी प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार था जजेस को ट्रांसफ़र करने का, इशू सीनियरिटी का आया तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर बैक किया प्रेसिडेंट को। अब जेसीपी एक लार्जर फोरम है, आप देख रहे हैं उसको कि जी स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम है, लेकिन अब ये हो गया कि वो चीफ जस्टिस जिनकी हाई कोर्ट से उस जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनके चीफ जस्टिस भी उसमें बैठेंगे। और फिर ये भी होगा कि उस कंसर्न जज को अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी जुडिशल कमीशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए। तो फॉर ऑल टाइम्स तो ऐसी एक सिचुएशन तो नहीं होती, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लार्जर फोरम है ट्रांसफ़र का और उस लार्जर फोरम को एग्जामिन करने देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच नईर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और गुफ्तगू कर रहे थे साहब से जो स्पेशली एमक्यू वाली बात है कि जी बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने की, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बात हुकूमत से करें। अगर हुकूमत ये समझती है कि ऐसा होना चाहिए तो फिर वो पहले पीपल्स पार्टी से रब्ता करे। ना उस पर अभी बहस की गई है, ना हमसे कोई रब्ता किया गया है। और फ़िलहाल तो यही सूरत हाल है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।